प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों से की वार्ता। कहा, कोरोना काल में आप लोगों ने पूरी ताकत से की लोगों की सेवा। विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिया रिमांड पर। पुलिस की एसटीएफ की टीम सड़क मार्ग से लाएगी प्रदेश, की जाएगी पूछताछ। विकास दुबे के 2 साथियों से आज उत्तर प्रदेश पुलिस की हुई मुठभेड़। प्रभात मिश्रा को कानपुर तो प्रवीण दुबे को इटावा पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि प्रदेश में 1248 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। 32,000 से अधिक लोगों की गई जांच। इसे बढ़ाकर किया जाएगा 40,000। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के एनजीओ के प्रतिनिधियों से कहा कि काशी में अभूतपूर्व कोरोना वायरस संकट का पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने कम समय में फूड हेल्पलाइन और कम्युनिटी किचन का व्यापक नेटवर्क तैयार करना, हेल्पलाइन विकसित करना, डेटा साइंस की मदद लेना, वाराणसी स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का भरपूर इस्तेमाल करना, यानी हर स्तर पर सभी ने गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया है। जब इस बार महामारी आई तो सारी दुनिया भारत का नाम लेते ही उनको डर लगता था। बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा करने लगे थे। 23-24 करोड़ की आबादी वाले हमारा उत्तर प्रदेश, और उसके लिए तो लोगों को ढेर सारी कुशंकाएं भी थी कि ये कैसे बचेगा। कोई कहता था कि यूपी में गरीबी बहुत है, यहां बाहर काम करने गए श्रमिक कामगार साथी बहुत है, वो 2 गज की दूरी का पालन कैसे कर पाएंगे, वो कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आपके सहयोग ने, उत्तर प्रदेश के लोगों के परिश्रम ने, पराक्रम ने सारी आशंकाओं को ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी की वजह से 23-24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को लेकर ज्यादा शंकाएं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के परिश्रम और पराक्रम ने सारी आशंकाओं को ध्वस्त कर दिया। इस समय काशी में ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। 8,000 करोड़ रुपयों के काम यानी अनेक लोगों को रोजी रोटी मिलती है। जब स्थितियां सामान्य होगी तो काशी में पुरानी रौनक भी उतनी ही तेजी से लौटेगी। इसके लिए हमें अभी से तैयारी भी करनी है। हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो सकती है और हमें करना चाहिए। काशी को हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरक स्थली के रूप में भी विकसित करें, स्थापित करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय काशी में ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। जब स्थितियां सामान्य होंगी तो काशी में पुरानी रौनक भी उतनी ही तेजी से लौटेगी, जिसके लिए हमें अभी से ही तैयारी करनी होगी। जिसमें 2 भोजनालय हमारे एक ट्रॉमा सेंटर के लिए खोला गया था और एक कैंसर अस्पताल झुग्गी झोपड़ी कैंट के आसपास के क्षेत्र के लिए खोला गया था। और 3 भोजनालय से हम प्रशासन को, जिला प्रशासन को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराते थे। हमने गायत्री परिवार की तरफ से 260 चिन्हित परिवारों को गोद लिया था, जिनको लगभग 1.5 महीने तक उनका संपूर्ण खर्च हम लोगों ने उठाया। 3 थानों में शिवपुर, कैंट और सारनाथ में सायंकाल प्रतिदिन हम लोग जितने पॉइंट थे जहां पे हमारे सैनिक लगे हुए थे सुरक्षा के,
उनको हम हर्बल टी पिलाते थे और बिस्किट के पैकेट देते थे। हमने एक मैसेज वायरल कर रखा था पूरे वाराणसी जनपद में कि कहीं कोई भी आपत्ति काल में फंसा हो, चिकित्सीय सुविधा की जरूरत हो अथवा उसे जो है राशन की जरूरत हो तो बिना संकोच इस नंबर पर कॉल करें। प्रधानमंत्री तो गायत्री परिवार के सबको मेरी तरफ से प्रणाम। का राष्ट्र के लिए निस्वार्थ एवं प्रतिबद्ध सेवा भाव सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत। बैंकों द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम की सुविधा भी दी गई। एचडीएफसी बैंक ने पोर्टेबल और सामान्य वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए, जिसका प्रयोग जिला अस्पताल और बीएचयू अस्पताल में गंभीर मरीजों के लिए किया जा रहा है। बैंक ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए। हमारे सभी कर्मचारी तन मन धन से संस्था के साथ एवं व्यक्तिगत स्तर पर समर्पित है। हमारी टीम आगे भी स्वेच्छा से प्रयासरत रहेगी कि आवश्यक संसाधनों की पूर्ति के लिए जो बन सके वो जरूर करें। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के संगठन कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान संगठन के लोगों ने उनके द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों से भी पीएम को रूबरू कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सामाजिक संस्थाओं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान गरीबों, असहाय का पेट भरकर उनको सुकून की नींद देने का कार्य किया था, ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री से संवाद के पश्चात ये लोग काफी खुश नजर आए। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री से बात करने पर उनका उत्साह और दोगुना हो गया है। मुसीबत के समय लोगों की सेवा करना यही काशी की पहचान है। इसी भावना को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कार्य किया। वाराणसी के मंडलीय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल रहे। जी ने आज कोविड-19 संकट के दौरान कार्य हुए तो उसकी समीक्षा भी पूछा हम लोगों से और बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। उन्होंने जो हौसला अफजाई किया हम लोगों का, और हम लोगों ने भी लगभग 5 भोजनालय के माध्यम से वाराणसी जनपद में गायत्री परिवार के 5 भोजनालय चल रहे थे, जिसमें से 2 भोजनालय के भोजन को हम लोग ट्रामा सेंटर और कैंसर अस्पताल कैंट के आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में देते थे, स्वयं सेवा करते थे। और 3 भोजनालय हमारे जो चलते थे उसका पैकेट हम सरकार को उपलब्ध कराते थे जिला प्रशासन। समाज सेवा हमेशा से करते हैं, परंतु ये असली समाज सेवा हम लोगों ने की है, इस पर हम लोग को गर्व है और साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गर्व हुआ। आज इस बात से बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने जब पहले दिन लॉकडाउन हुआ था उस दिन सिर्फ देखने के लिए निकले थे कि क्या कंडीशन है मार्केट की, क्या कंडीशन है लोगों की। उस दिन देखा तो लगा कि नहीं, वाकई लोगों को ज़रूरत है, तो हमने 250 पैकेट से स्टार्ट किया था। लेकिन जब उसी दिन देखा 250 पैकेट बहुत कम लग रहे थे, दूसरे दिन से हम लोग 600 पैकेट लगातार कंटिन्यू हम लोगों ने बनाए। अपने हाथों से हम लोग बनाते थे 600 पैकेट। 12 बजे बनाना शुरू किया करते थे तो 6 बज जाता था हम लोग को बांटते ठीक है। और हम लोगों ने 74 दिन लगातार इस कार्य को किया है। बहुत गर्व की बात है कि एक बार तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सामने मिल चुके हैं, लेकिन आज उनसे संवाद करके पुनः मिलकर बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने में सफलता पाली है। आपराधिक सरगना विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन करके विकास दुबे की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। विकास दुबे कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद से फरार था। मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश की पुलिस सतर्क थी और उसे गुप्त सूचना मिली थी कि विकास दुबे महाकाल मंदिर में मौजूद है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को अपनी कस्टडी में ले लिया है और उसे सड़क मार्ग से लाया जा रहा है। प्रदेश में अपराध की दुनिया में विकास दुबे का काफी कुख्यात नाम रहा है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। विकास को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस ने 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में दबिश दी थी, लेकिन विकास के गैंग के बदमाशों ने पुलिसकर्मी पर गोलीबारी कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। वहीं 3 जुलाई को पुलिस ने सुबह 7 बजे विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे का एनकाउंटर किया और विकास पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। जिसके बाद 5 जुलाई को पुलिस ने विकास के खास सहयोगी दयाशंकर को घेरा। पुलिस की गोली लगने से दयाशंकर जख्मी हुआ। दयाशंकर ने पुलिसकर्मियों पर हमले में विकास का हाथ होने की बात कबूली है। इसी घटनाक्रम में 8 जुलाई को एसटीएफ ने विकास के करीबी अमर दुबे को मार गिराया और वहीं 9 जुलाई यानी आज इटावा के बकेवर में जो प्रवीण उर्फ बव्वन मारा गया। बव्वन कार लूटकर भागने की कोशिश में था और आज आखिरकार विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में गिरफ्तार कर ही लिया गया।
चौबेपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को आज मध्य प्रदेश की पुलिस ने उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस की घेराबंदी के बाद विकास के लिए रास्ते कठिन होते जा रहे थे। विकास उज्जैन में ओंकारेश्वर मंदिर में अपने नाम से रसीद कटाकर दर्शन करने के समय ही विकास दुबे की पहचान मंदिर के सुरक्षा गार्डों ने कर ली और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी, जहां से उसकी गिरफ्तारी की गई है। कल रात में ही विकास दुबे के सहयोगी प्रशांत मिश्रा और प्रवीण दुबे को पुलिस ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। प्रदेश पुलिस की 100 टीमें विकास दुबे का लगातार पीछा कर रही थी। कई नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर रखा गया था, लेकिन उज्जैन में इसकी गिरफ्तारी हुई, जिसकी पुष्टि वहां के गृह मंत्री ने की है। उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को रिमांड पर लेने के लिए मध्य प्रदेश रवाना हो गई है, जिससे आगे की पूछताछ की जा सके। पुलिस नेता, अफसर और अपराधी का गठजोड़ इस पूछताछ में सामने आ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है और जल्द ही कई सफेदपोश और अधिकारियों के गठजोड़ का भी पर्दाफाश हो सकता है। विकास दुबे के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जहां तक हमारे केस का प्रश्न है, सबको विदित है कि 2/3 जुलाई की रात में उसने एक जघन्य घटना का अंजाम दिया था, जिस पे राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। कानपुर कांड में फरार चल रहे मोस्ट वांटेड विकास दुबे का करीबी साथी प्रभात मिश्रा को एसटीएफ ने पनकी थाना क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ में मार गिराया है। प्रभात मिश्रा भी बिकरू गांव में पुलिस टीम पर गोलियां चलाने वालों में शामिल था। इसे फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूपी एसटीएफ उसे रिमांड पर लेकर आ रही थी। पनकी थाना क्षेत्र में एसटीएफ की गाड़ी खराब होने पर वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसे रोका तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस के जवाबी हमले में प्रभात मिश्रा मारा गया। देखिए, आज एक इटावा जनपद में एक चांस इनकाउंटर हुआ है, जिसमें सिविल लाइंस इंस्पेक्टर और यहाँ के एसओजी प्रभारी, इनकी टीम और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। रात्रि के समय में एक गाड़ी यहाँ पर लूटी गई थी। इसके बाद एसएसपी इटावा के नेतृत्व में पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी चेकिंग अभियान के दौरान इन बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई हैं। जवाबी गोलीबारी में एक अपराधी मारा गया है, जिसकी पहचान प्रवीण दुबे उर्फ बबुआ दुबे के रूप में हुई है, जो चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का रहने वाला है, जिस गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। ये हमारा नामजद अपराधी था उस हत्याकांड में और 50,000 रुपये का इस पर रिवार्ड था और इसकी घर के छतों से ही गोलियां पुलिसकर्मियों पर बरसाई गई थी। इस अपराधी के पास से एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है और हम लोगों को पूरी आशंका है कि जो DBLL गन इससे बरामद हुई है, उसी गन से पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाई गई थी। इसकी बैलिस्टिक जांच कराई जाएगी। इसके कुछ अपराधी भागने में, यहाँ पर साथी भागने में कामयाब हुए हैं, उसके लिए टीमें गठित हैं और उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। बिकरू गांव में विकास दुबे के साथ पुलिस पर फायरिंग करने वाला उसका साथी प्रवीण दुबे को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। इस अपराधी पर 50,000 का इनाम रखा गया था और पुलिस इसे खोज रही थी। इटावा में एक कार चोरी करके भागने की शिकायत पुलिस को मिली। पुलिस ने जब इस अपराधी की घेराबंदी की, तब उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के जवाबी फायरिंग में अपराधी मारा गया। उसके पास एक डबल बैरल बंदूक और पिस्टल बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 1,248 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में आए संक्रमितों की यह सर्वाधिक संख्या है। उन्होंने बताया कि 1,248 नए मामलों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 32,362 हो गई है। इसमें से 21,127 लोग इलाज के बाद पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वर्तमान में यूपी में कोरोना के 10,373 सक्रिय मरीज हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
प्रसाद ने बताया कि इस महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या अब यूपी में 862 हो गई है। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि हम लगातार अधिक मात्रा में टेस्टिंग कर रहे हैं। बुधवार को भी राज्य के विभिन्न लैब में 32,826 सैंपल्स की जांच की गई। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,248 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस की संख्या 10,373 हो गई है। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या बढ़कर के 21,127 हो गई है। संक्रमित लोगों में से कुल 862 लोगों की मृत्यु हुई है। हमें आपको ये बताते हुए खुशी है कि हम अतिशीघ्र 2-3 दिन के भीतर ही हम 7 नई लेबोरेटरीज ऐड करने वाले हैं। RT-PCR की 7 नई प्रयोगशालाएं अगले 2-3 दिन में प्रदेश में प्रारंभ हो जाएंगी। ये चिकित्सा विभाग के द्वारा जो मंडलीय चिकित्सालय या जिला चिकित्सालय हैं वहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। अलीगढ़ में, वाराणसी में, गोंडा में, मुरादाबाद में, बरेली में, मिर्ज़ापुर में और बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में, ये लखनऊ में तो प्रयोगशालाएं पहले से हैं, लेकिन जो बाकी के 6 जिले मैंने बताया वहाँ राज्य सरकार की कोई भी लेबोरेटरी नहीं थी। तो उन 6 जगह में गोंडा, मुरादाबाद, बरेली, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और अलीगढ़, इनमें भी नई प्रयोगशालाएं अगले 2 दिन में कार्यरत हो जाएंगी, कार्यशील हो जाएंगी। अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग क्षमता में निरंतर वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 40,000 टेस्ट प्रतिदिन किया जाए। RT-PCR विधि से 30,000 टेस्ट प्रतिदिन तथा ट्रूनेट एवं रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से 10,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने जनपद कानपुर नगर, झांसी तथा वाराणसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की मेडिकल टीम भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि इन जनपदों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतनी जरूरी है। उन्होंने अधिक संक्रमण वाले जनपदों के कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश भी दिए हैं। आपके संज्ञान में है कि टेस्टिंग की क्षमता प्रदेश की निरंतर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि प्रदेश की टेस्टिंग की क्षमता 40,000 तक करते हुए इस 40,000 में कम से कम 30,000 RT-PCR की, लगभग 10,000 जो है ट्रूनेट व रैपिड एंटीजन टेस्ट से करने की निर्देश उन्होंने दिए हैं। यानी जहां एक और 20,000 तक की क्षमता हो पाई थी कुछ दिनों पहले, फिर 25,000 हुई और पिछले कुछ दिनों से ये लगभग 28-29,000 क्रॉस करते हुए 30,000 क्रॉस कर गई है। तो अब मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हम इसको 40,000 करें, जिससे कि प्रदेश का टेस्टिंग का जो टारगेट है वो पूरा हो और देश में भी जो है हम अग्रणी राज्यों में हो जाएं टेस्टिंग के आधार पर। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल बरेली सौर ऊर्जा को लगातार बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ऐसे में सौर ऊर्जा को अपनाकर पूर्वोत्तर रेलवे मंडल ने बिजली की खपत और खर्च को कम कर दिया है, जिससे अब करोड़ों रुपए राजस्व की बचत हो रही है। सौर ऊर्जा से रेलवे मंडल कार्यालय, रेलवे अस्पताल, रेलवे कारखाना सहित कई रेलवे स्टेशनों को संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सौर ऊर्जा के जरिए ट्रेनों को चलाने की योजना पर रेलवे ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में सौर ऊर्जा से ट्रेनों का संचालन हो सकेगा। मंडल कार्यालय ने ट्रेनों को चलाने के लिए 20 जगह और ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए जगह को चिन्हित किया है। यह संयंत्र रेलवे को खाली पड़ी जमीन पर लगाया जाएगा। रेलवे इस काम को शुरू करने के लिए तेजी से विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जत नगर मंडल सौर ऊर्जा से बिजली जनरेट कर रहा है, जिसके अंतर्गत इज्जत नगर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के छत पर 300 किलोवाट का सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इज्जत नगर मंडल के यांत्रिक कारखाने के भी छत पर 200 किलोवाट का सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।
साथ ही इज्जतनगर के मंडल के बरेली सिटी रेलवे स्टेशन, कन्नौज रेलवे स्टेशन, फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर भी सोलर पैनल के माध्यम से ऊर्जा जनित की जा रही है। कासगंज जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान 31 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत संचारी रोगों से बचाव हेतु फॉगिंग, सफाई, कचरा निस्तारण के कार्य किए जा रहे हैं। इस अभियान के दौरान आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाकर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एवं कोविड-19 और अन्य बीमारियों की जानकारी देकर जन सामान्य को इन रोगों की रोकथाम हेतु जागरूक किया जा रहा है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के तहत मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए फॉगिंग कराई जा रही है। सफाई रखने और कचरा निस्तारण के साथ जल भराव रोकने, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। लोगों के व्यवहार परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बीमारियां ना फैलें। संचारी रोग से होने वाले बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों से बचा जा सके, इसके लिए आंगनबाड़ियों द्वारा और इस टीम द्वारा फॉगिंग, कचरे का निस्तारण, पानी न भरने देना, मच्छर न पैदा होने देना आदि के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कोविड-19 की महामारी अपने प्रभावी रूप में है। इससे ही बचाव के लिए लोगों को मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, बार बार हाथ धोना, सबसे सामाजिक दूरी बनाए रखना, समारोहों में न इकट्ठा होना आदि कार्य किए जा रहे हैं। गोंडा जनपद में कोरोना से निपटने के प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिसके चलते अब तक गोंडा में कुल 186 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 154 ठीक हो गए हैं। अब तक गोंडा में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। वर्तमान में 36 कोरोना एक्टिव मरीज हैं। 21 हॉटस्पॉट स्थल बनाए गए हैं। कोरोना से जागरूक करने के लिए 52 पीएचसी, 16 सीएचसी, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल में कुल 70 कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल और सरकारी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है। हेल्प डेस्क कर्मी मनीष रावत और सुरेश कुमार ने बताया कि यहां आने वाले लोगों को कोरोना से जागरूक किया जा रहा है। लोगों को मास्क, सैनिटाइजर करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जानकारी भी दी जाती है। हेल्प डेस्क बनाया गया है, जैसे बाहर से जो लोग आते हैं ऑफिस में, जैसे बहुत से लोगों को मुकदमा रहता है या मतलब किसी अदर काम से आते हैं, तो उनको सुझाव देने के लिए कि मास्क वगैरह लगा करके आएँ, सैनिटाइजर पर्याप्त अपने पास रखें, जिससे उसको हाथ में लगाते रहे थोड़ी थोड़ी देर पे, आधे घंटे पे, और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी बनाए रखें, मतलब पर्याप्त दूरी, न्यायालय पर जाएं तो मास्क लगाए के बिना न जाएं। यही जानकारी दे रहे हैं। जिले में आज तक कोरोना के 186 पॉजिटिव केस हैं आज की तारीख में, जिसमें 6 मरीज हमारे यहाँ नहीं है, 4 मरीज केजीएमसी लखनऊ में हैं और 2 मरीज मेडिकल कॉलेज बस्ती कैली में हैं। 180 मरीज हमारे पास आया है, जिसमें से 154 मरीज ठीक होकर के चला गया, 36 केस एक्टिव है। और हेल्प डेस्क हमारे स्वास्थ्य विभाग में सभी जगह 70 जगह बना है। जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में 52 पीएचसीज पे और 16 सीएचसीज पे, सब पे बना है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी कोविड हेल्प डेस्क बनाए हैं और विभिन्न कार्यालयों ने भी अपने अपने कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए। कोविड-19 महामारी के इस दौर में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अब मल्टी यूज फेस मास्क, फेस कवर, ग्लो साइन जैकेट बनाने की पहल की है। विभाग में तैनात सभी कर्मचारियों और अधिकारियों में इन सामानों का वितरण किया जाएगा ताकि वो कोरोना संक्रमण से सुरक्षित हो सकें। परिवहन विभाग के सेवा प्रबंधक सत्यनारायण ने बताया कि पहले विभाग द्वारा
सिंगल यूज मास्क खरीदे जा रहे थे जो काफी महंगे पड़ते थे। उन्होंने बताया कि विभाग के ही कारीगर सीट कवर बनाने के साथ अब मल्टी यूज मास्क का निर्माण कर रहे हैं, जिन्हें कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी विभागीय कार्यालयों में इसका निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है, जिससे सरकारी कोष की बचत के साथ ही गुणवत्तापरक सामान का निर्माण किया जा रहा है। मार्केट से जो खरीदा जा रहा था, ये सिंगल यूज के लिए खरीदा जा रहा था। फिर मतलब ये आया कि अपने वर्कशॉप में बनाया जाए, और ये जो है कपड़ा लेकर मार्केट से जो है ये बनाया जा रहा है। ये मल्टी यूज है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और ये काफ़ी दिनों जो है चलता है। एक बार करके जितनी बार है धो के मतलब इसको प्रयोग किया जा सकता है, और अपने कार्यशाला में निर्मित है। प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा दिए गए निर्देश हैं कि पूरी यूपी में इस तरह का बनाया जाए। सर, आपके यहाँ मास्क बनाने में कितने वर्कर लगे हुए हैं? जो वर्कर लगे हैं लगभग 4 वर्कर लगे हैं, लेकिन ये खाली मास्क ही नहीं बनाते हैं, ये सीटें भी बनाते हैं, सीटों के साथ ही मास्क भी बनाते हैं। अपना भी काम करते हैं, उसके साथ ये करते रहते हैं। और मैं अपने सारे कर्मचारियों के लिए मैं मास्क बना रही हूँ। मेरे जो एसएम साहब हैं, जो सीनियर फोरमैन हैं, उनके आदेश से ये बन रहे हैं। मुझे ये कार्य करते हुए बहुत प्रशंसा हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। मास्क बनाने का काम कर रहे हैं अपने कर्मचारियों के लिए और ड्राइवर कंडक्टर के लिए। जहाँ जहाँ आदेश होगा वहाँ वहाँ जाएंगे, और हमको इस महामारी से मौका दिया गया, इस काम के लिए लड़ने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का असर कन्नौज जिले में देखने लगा है। यहाँ घरों तक सीमित रहने वाली महिलाएं कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण लेकर अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रशिक्षित महिलाएं कोरोना संकट काल में 3 लेयर मास्क, हैंड ग्लव्स बनाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क वितरण का काम कर रही हैं। साथ ही अन्य व्यापारिक संस्थानों में भेजकर कमाई भी कर रही हैं। कौशल विकास केंद्र के जिला प्रबंधक मुकेश कुमार ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर महिलाएं अब घरों तक सीमित नहीं हैं। ये महिलाएं कौशल विकास केंद्र से प्रशिक्षण लेकर मास्क व हैंड ग्लव्स बना रही हैं। कोरोना संक्रमण में ग्रीन हर्बल औषधीय जड़ी बूटियां बीमारी से लड़ने में बहुत मदद कर रही हैं। ऐसे में इनके प्रचार और प्रसार करने के लिए निर्देशित किया गया है। ग्रीन हर्बल हेल्थ सेंटर योजना के निदेशक डॉक्टर के.एन. सिंह ने कई वनस्पतियों को कई बीमारियों के लिए लाभकारी बताया है। लटजीरा का उपयोग, सफेद मदार के उपयोग के साथ ही चूर्ण बनाने की विधि भी बता रहे हैं। किस तरह इसका उपयोग किया जाए इसकी भी जानकारी लोगों को दे रहे हैं, जिससे जिन दवाओं से कम पैसे में या निःशुल्क इलाज हो सकता है उसका जनमानस उपयोग कर सके। कई जिलों में जड़ी बूटियों का बड़ा भंडार है तथा कुछ जनपदों में इसकी खेती की जा रही है। सरकार चाहती है कि इसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे लोगों को सुविधाजनक तरीके से ये जड़ी बूटियां प्राप्त हो सकें। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों से की वार्ता। कहा, कोरोना काल में आप लोगों ने पूरी ताकत से की लोगों की सेवा। विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिया रिमांड पर। पुलिस की एसटीएफ की टीम सड़क मार्ग से लाएगी प्रदेश, की जाएगी पूछताछ। विकास दुबे के 2 साथियों से आज उत्तर प्रदेश पुलिस की हुई मुठभेड़। प्रभात मिश्रा को कानपुर तो प्रवीण दुबे को इटावा। पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि प्रदेश में 1248 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। 32,000 से अधिक लोगों की गई जांच, इसे बढ़ाकर किया जाएगा 40,000। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।